आइए बच्चों, आप लोग के सामने में एक बीकॉम पार्ट 1 का बहुत ही आसान और खूबसूरत चैप्टर है हायर परचेस सिस्टम यानी किराया क्रय पद्धति। उस पर हम लोग बात करेंगे और आपको बताएंगे हायर परचेस सिस्टम होता क्या है, इसका नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्या डिफरेंस होता है हायर परचेस सिस्टम में और अदर सिस्टम में। तो आइए चलिए बात करते हैं। पहले चैप्टर का नाम मैं लिखता हूँ हायर परचेस सिस्टम। ठीक है, सिस्टम का मतलब होता है तरीका। सिस्टम मतलब क्या होता है? तरीका। नहीं, आप पर्चे मतलब करें और हायर मतलब होता है भाड़ा करना, भाड़ा करना या किसी को किराया पर लेना, किराया पर लेना। नहीं कहता ना कि अरे किसी को हायर कर लो, नहीं काम कर देगा, बुला लो उसको, हायर कर दो, ये शब्द हम लोग यूज करते हैं। चलिए उससे मतलब नहीं आई, पहले बताते हैं आपको कि परचेज कहते किसको है। परचेज का मतलब होता है कि जब हम किसी के पास जाते हैं और कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे आपको दूध चाहिए तो दूध वाले को पैसे देते हैं, एक लीटर दूध लेते हैं। नहीं तो खरीद बिक्री तो हर एक बच्चा जानता ही होगा, आप लोग बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं तो निश्चित तौर पर जानते होंगे। नहीं तो चलिए वही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, नहीं कि तभी करो, सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करो और शेयर भी कर दो। चलो, तो क्रय का मतलब तो समझते ही हैं। क्रय कितने प्रकार के होते हैं? ट्रांजेक्शन जिसको कहते हैं, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन। एक होता है कैश ट्रांजेक्शन, नगद लेन देन, किसी को पैसे दिए बदले में सामान लिए, उसको नगद ट्रांजेक्शन कहते हैं। एक होता है क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार, क्रेडिट परचेज या सेल होता है। उधार क्रय या विक्रय का मतलब होता है कि किसी से सामान ले लेते हैं, बदले में उनको पैसे हम नहीं देते हैं। नहीं, मगर ऐसे क्वेश्चन में एग्रीमेंट करने के पश्चात ही जब आप बायर जो होता है, जो क्रेता होता है विक्रेता से, जैसे आप एग्रीमेंट करते हैं सेल का, तो वो सामान का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, यानी मालिकाना हक जो होता है ना वो ट्रांसफर हो जाता है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में भी बेस ऐसा ही होता है, मालिकाना हक अंतर हो जाता है। वैसे कुछ डिफरेंस है जो आपको इंस्टॉलमेंट की वीडियो में मिलेगा और बाद में बताएंगे, क्योंकि यही वीडियो बनाने में कितना दिन हम बच्चों से कह रहे थे कि देंगे देंगे वीडियो बनाते, बना नहीं रहे। आज छुट्टी है, 8 दिसंबर है, बैठे में बना देते हैं। तो हायर परचेज सिस्टम किराया क्रय पद्धति का एक वैसा खरीदने का तरीका है या बेचने का तरीका है जो एक प्रकार के भाड़े की तरह होता है, यानी ओनरशिप का अधिकार तब ट्रांसफर होता है जब उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट लास्ट किस्त चुका देता है। कोई पूछ दे कि किराया क्रय पद्धति क्या है, व्हाट इज हायर परचेज सिस्टम, तो कहेंगे कि हायर परचेज सिस्टम एक वैसे सिस्टम या तरीका को कहते हैं जिसमें कि खरीदने वाला जो होता है बायर अंतिम किस्त का चुकाने के पश्चात उसमें सामान का मालिकाना हक होता है। अगर वो सामान का अंतिम किस्त नहीं चुका पाता है तो वैसी दशा में उसका मशीन वापस ले सकता है बेचने वाला। नहीं, बेचे सामान क्या करेगा? वापस ले लेगा, ठीक है, और उसके हट जाने के दावा के लिए कंप्लेन भी कर सकता है खरीदने वाला। इस सवाल को बनाने के लिए जनरल में क्या लिखना चाहिए? इस क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखना चाहिए। अगर आप नहीं लिखे तो लिख लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय हायर परचेज सिस्टम एंड डिफर फ्रॉम क्रेडिट सेल। किराया क्रय पद्धति से आप क्या समझते हैं, यह उधार बिक्री से कैसे भिन्न है, यानी आपको उसमें डिफरेंस कहता है लिखेंगे क्रेडिट सेल से। चलिए तो एक डिफरेंस हम बता देते हैं। हायर परचेज सिस्टम में अंतिम किस्त चुकाने के बाद सामान का मालिकाना हक क्रेता को मिलता है, पर क्रेडिट सेल में एग्रीमेंट के पश्चात ही स्वामित्व यानी कि ओनरशिप का हस्तांतरण हो जाता है। समझ गए? बाकी 2-3 किताब में दिया हुआ है, आप देखेंगे। हायर परचेज का जी.आर. बॉटलीबाई का डेफिनेशन हो देंगे। चलिए आइए थोड़ा सा बुक में हम बात करते हैं रूल्स पे। इसमें क्रेडिट मेथड होता है और एक क्रेडिट मेथड नहीं, मतलब पहले चलते हैं हम लोग दूसरा अल्टरनेटिव मेथड को पढ़ते हैं और बाद में क्रेडिट मेथड को भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। एक होता है इधर बायर, परचेजर, परचेजर इसको कहते हैं क्रेता। एक होता है विक्रेता यानी वेंडर, वेंडर यानी विक्रेता। अक्सर स्टूडेंट को इसका इस पे पकड़ तो होता है पर इस पे पकड़ कम होता है।
इसका कारण ये है कि क्वेश्चन में बहुत जगह वेंडर के बही में, वेंडर के बुक्स में जर्नल एंट्री बनाने के लिए नहीं कहता है। तो आइए पहले हम लोग एंट्री लिख लेते हैं, फिर आपका सारा चीज़ बताएंगे। लंबी वीडियो होगी, ध्यान से देखिए। बायर में पहला कंडीशन होता है कि व्हेन कैश पेड ऑन एग्रीमेंट, यानी जब समझौता पे कैश दिया जाए, जब समझौता पे कैश, एग्रीमेंट पर यदि कैश देंगे तो क्या एंट्री बनेगा, नहीं? तो एंट्री से बनता है, और पहले वो क्या करेगा, वो बेचेगा। याद रखिएगा, वो जो है वेंडर से बेचता है, अब बायर क्या करेगा, उसको खरीदेगा, परचेज करेगा, नहीं? तो यह बनाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या बनाएगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट, और टू में क्या लिखेगा, कैश। यहाँ पर समझते हैं, व्हेन कैश पेड ऑन एग्रीमेंट। स्वाभाविक है कि यह जब पेड करेगा तो वो क्या करेगा, रिसीव करेगा, नहीं? ये क्या करेगा, रिसीव करेगा। देखिए सेम एंट्री से बनेगा। तो यह पहले जो ए एंट्री जो बनाता है वो सेल का एंट्री बनाएगा, सेल का एंट्री बनाएगा, माने बिक्री का एंट्री बनाता है। पहला एंट्री से कौन बनाएंगे हम लोग, बिक्री का एंट्री बनाएंगे। तो बिक्री एंट्री क्या होता है, क्रेता टू सेल्स, यानी खरीदने वाला। तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, परचेजर कहते हैं। इसका एंट्री बनाइएगा, परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और हर डेबिट का क्रेडिट होता है, याद रखेंगे, हर डेबिट का क्रेडिट जरूर होता है। तो इसमें ये क्रेडिट में जब सवाल बनाएगा तो ये भी बनाता है, ये खरीदता है तो परचेज अकाउंट, एसेट्स अकाउंट दिया टू सेलर अकाउंट बनाता है। क्रेडिट मेथड में बताएंगे, इसको मिटाएंगे, इसको नहीं मिटाएंगे। अब देखिए, जैसे ही कैश पेड किया है एग्रीमेंट पे, तो एग्रीमेंट पे कैश रिसीव करेगा, यानी ये इस बात को क्या बनेगा, कैश रिसीव्ड ऑन एग्रीमेंट। समझौते पे कैश को ये क्या करेगा, रिसीव करेगा। सोचो कि अगर हम बेचने वाले हैं तो कैश हमारे पास आएगा, और कोई खरीदने वाला है तो कैश उसके हाथ से जाएगा। कैश और एसेट दोनों रियल अकाउंट है। तो यहाँ फार्मूला क्या लगेगा, डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। आने वाले को डीआर और जाने वाले को सीआर करेंगे, हैं? या यहाँ पर एसेट्स आया, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पे कैश, इसको रिसीव होगा, बेचने वाले को कैश रिसीव होता है, ये आता है। तो ये क्या बनाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। और टू में क्या हुआ, देने वाला, नहीं? तो देता कौन है, क्रेता देता है, टू हायर परचेजर, परचेजर। अब बताइए इंस्टॉलमेंट कौन देता है, खरीदने वाला, नहीं? तो व्हेन इंस्टॉलमेंट मनी ड्यू, व्हेन इंस्टॉलमेंट मनी ड्यू, जो इंस्टॉलमेंट मनी या ड्यूज करेगा कौन, परचेजर ड्यूज करेगा। तो क्या एंट्री बनाएगा, तो इसका एंट्री बनेगा आपको एसेट्स अकाउंट डीआर, इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू हायर वेंडर अकाउंट। याद रखिएगा, एसेट्स को क्या करता है, खरीदने वाला हमेशा जो है एसेट्स को डेबिट करता है, नहीं? कभी वो क्रेडिट नहीं करेगा। क्या करेगा, ये एसेट्स इंटरेस्ट को डेबिट करेगा। तो खरीदने वाला जब इंटरेस्ट देता है, अगर हम ही इंटरेस्ट किसी को देते हैं, लॉस होता है ना। जैसे आप ट्यूशन फीस सर को देते हैं तो आपके लिए इनके एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रूल के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। आइए, और ये क्या करेगा, इंस्टॉलमेंट मनी रिसीव करेगा, नहीं? व्हेन इंस्टॉलमेंट मनी रिसीव, व्हेन इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू। देखिए ये ड्यू का एंट्री है तो ये भी ड्यू का एंट्री, ये इंटरेस्ट केवल ड्यूज करेगा। अब वो सोचिए कि यदि कोई बेचने वाला को इंटरेस्ट मिलता है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना। इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट, तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट क्या करना है, इनकम एक्सपेंसेस को क्या करना है, क्रेडिट करना है। टू में इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट अकाउंट। अब वेंडर को तत्काल इंटरेस्ट जो है नगद में नहीं मिलता, यानी वो ड्यूज करेगा, जिससे लेना होगा। किसको ड्यूज करेगा, परचेजर को ड्यूज करेगा। यहाँ पर लिखेंगे हायर परचेजर अकाउंट, और परचेजर अकाउंट दिया। परचेजर का मतलब क्या था, क्रेता, यानी खरीदने वाला का नाम कहाँ जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। ठीक है, अब जरा सोचिए यह क्या करेगा, ये
इंस्टॉलमेंट मनी देगा, ये इंस्टॉलमेंट मनी रिसीव करेगा, नहीं खरीदने वाला किस्त का पैसा देता है। हम लोग अगर इंस्टॉलमेंट पे बाइक ले लेते हैं तो हर इंस्टॉलमेंट होने से पहले मैसेज आता है, उसको चुकाते हैं ना। यहाँ क्या लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट मनी पेड व्हेन इंस्टॉलमेंट मनी पेड। देखिए ऊपर में क्या था, ड्यूज किए थे, अब पेड कर दिए, तो जब पेड कर दिया तो ये जो सीआर है वो डीआर हो जाएगा, हायर वेंडर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट मीन इंस्टॉलमेंट मनी। ये जब पेड करेगा तो ये क्या करेगा, रिसीव करेगा, रिसीव्ड इंस्टॉलमेंट करेगा। या सोचिए यह जब रिसीव करेगा तो वेंडर के पास कैश आएगा, इसके पास कैश आएगा, कैश गया तो क्रेडिट वन, रियल अकाउंट जाएगा तो डीआर आएगा तो डीआर। यह क्या बनाएगा, कैश अकाउंट डीआर, और टू में क्या बनेगा, हायर परचेजर अकाउंट, परचेजर अकाउंट जिससे पैसा इसको आया। इतना क्लियर हो गया। अब देखिएगा इसमें कि व्हेन डिप्रिसिएशन चार्ज, डिप्रिसिएशन चार्ज जब हरास लगाएगा, डेप्रिसिएशन लगा तो एंट्री बनाता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, क्या लिखेगा, एसेट्स अकाउंट, हरास लगाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। यानी सामान में जब डेप्रिसिएशन लगाएगा तो उसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा, यानी वो लॉस है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। तो इसमें अब जो हम बेचते हैं उसको डेप्रिसिएशन से क्या होता है, कोई मतलब नहीं होता है। फिल्म का एंट्री नो एंट्री, इसका कोई एंट्री इसमें नहीं होता है। जब वर्ष अंत होता है, समाप्त होता है, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट की राशि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम लोग को ट्रांसफर कर देना चाहिए, हस्तांतरित कर देना चाहिए। नहीं तो थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं ताकि कहीं छूटे नहीं। तो जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर हम ये आप खरीदने वाले हैं तो किसी को इंटरेस्ट देंगे, हमारा सामान चोरी हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, ये सब क्या है, लॉस है। तो लॉस होने पर प्रॉफिट लॉस डेबिट करेंगे और इनकम होने पर पेंडल को क्रेडिट करेंगे। यानी इसमें जो एंट्री बनेगा वो ये बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब चल इसमें अगर सेम एंट्री में बात करते हैं वेंडर में, तो वेंडर तो अपने ट्रांजैक्शन डेप्रिसिएशन लगाता ही नहीं है, इसमें क्या लगता है, केवल उसको इंटरेस्ट लगता है। नहीं तो यह जो बंदा है यह एंट्री बनाएगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी वर्ष के अंत में ही होता है, याद रखिएगा। कभी हाफ ईयरली होगा तो इंटरेस्ट तो हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे, पर ट्रांसफर ईयरली ही होगा। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे हम लोग, इंटरेस्ट अकाउंट दिया, देखो खरीदने वाले के लिए इंटरेस्ट देना लॉस था तो क्या किए थे यहाँ पे, तो P&L को डीआर किया था, प्रॉफिट लॉस दिया। और बेचने वाले के लिए इंटरेस्ट क्या, बेनिफिट है, प्रॉफिट है, टू में यहाँ पे लगाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। एक बात याद रखना है कि जो हर ट्रांजेक्शन सेल्स अकाउंट को क्लोज करो, है ना, यानी सेल अकाउंट क्लोज करने पर एंट्री क्या बनेगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, देखते हैं नीचे वाला दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि हम तो आगे से हैं। हाँ, सेल्स अकाउंट डीआर टू, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ये एंट्री बनेगा। ठीक, अब हम कुछ एंट्री आपको बदलते हैं। ये था टोटल मेथड। अच्छा पूछा क्रेडिट मेथड जो होता है, क्रेडिट मेथड में ये वही रहता है, केवल ये बदलता है ना। आइए क्रेडिट मेथड समझते हैं और उसको देखते हैं क्रेडिट मेथड का सवाल कैसे बनाएंगे, है ना।
चलो पूरा बना। बाकी बहुत सारा इंट्री से नहीं होता, थोड़ा सा समझ लेना है, इंट्री कंप्लीट हो जाएगा। क्रेडिट मेथड का मतलब होता है कि जो सामान बिक रहा है ना, वो परचेजर जो है अपने में वेंडर का नाम पूरा लिख देता है। जैसे हम कहते हैं आपने मुझे 1 लाख की सामान दिया, ये आपको 20,000 एडवांस दिया, फिर लिखते हैं कि आपको मेरे यहाँ अब बाकी 80,000 रुपया हुआ, फिर लीजिए 20,000, अब आपकी बाकी हमारे यहाँ 60,000 रुपये हुआ। इस तरह से टोटल मेथड में पहले टोटल वैल्यू लिखेंगे। जैसे पहला एंट्री लिखेंगे सेल का एंट्री, नहीं मतलब सेल करने पर, सेल करने पर, तो वो तो सेल किया, परचेज करने पर, सॉरी ये एंट्री बनाएगा परचेज करने, परचेज करने पर। देखिए इसमें बहुत सारा बात बताना पड़ता है इस क्षेत्र में, तो उम्मीद है कि एक वीडियो में तो क्लियर नहीं होगा, पर 2-3 वीडियो जब हम बना के दे देंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा। हायर परचेज का वीडियो नंबर 1 है, आप लोग देखिएगा, बढ़िया से अच्छा लगे जरूर मैसेज कीजिएगा सर नाइस वीडियो था, और तब्दीली चाहिए सेकेंड 3rd वीडियो देंगे, नहीं तो एक ही बार छोड़ देंगे। मगर हाँ ग्रीन टिक लगना चाहिए, अगर ग्रीन टिक आप किसी वीडियो में नहीं लगा तो हम नहीं बताएंगे। नहीं, एक वीडियो बनाए 1000 मिनट भी नहीं चला तो क्यों बनाए, ठीक है ना। तो आप लोग जिम्मेवारी है 1000 मिनट चलना चाहिए वीडियो। चलिए परचेज करने पर, तो परचेज करने पर क्रेता जो होता है इसके पास क्या है, एसेट्स आएगा, इसका ठीक उल्टा बनाओ, माने एसेट्स आएगा तो यहाँ बनाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, और टू बेचने वाला हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट। याद रखना यहाँ पे टोटल वैल्यू लिखना, टोटल वैल्यू, प्रॉपर्टी का जितने का सामान खरीदेगा उसका टोटल वैल्यू लिख दो, है ना। फिर यहाँ पर क्या करेगा, कैश रिसीव किया कि कैश पेड करेगा, पहले वाला जो चीज बनाए थे परचेजर वेंडर टू कैश वही बनेगा, यानी सेकेंड एंट्री बनेगा कैश पेड ऑन एग्रीमेंट। क्या बनाएंगे, हायर वेंडर अकाउंट दिया, हायर वेंडर अकाउंट दिया, और टू कैश, टू में क्या लिखेंगे कैश, हायर वेंडर अकाउंट दिया टू कैश। उसके बाद यह बंदा इंटरेस्ट ड्यूज करेगा, इंटरेस्ट ड्यू करेगा। अभी आप सीखिए, अभी पहले वाले में लिखे थे इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू नहीं लिखे थे, तो वहाँ पे लिखे थे एसेट्स अकाउंट दिया, इंटरेस्ट अकाउंट दिया। तो यहाँ पे एसेट्स तो चूंकि पहले पूरा लिख चुके हैं तो दोबारा ड्यू हो जाएगा ना, इसलिए वो नहीं करके केवल हम लोग लिखना है इंटरेस्ट अकाउंट दिया। यहाँ बनाएंगे इंटरेस्ट अकाउंट दिया, और टू में हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर। अब जब ये हो जाएगा इंस्टॉलमेंट मनी पेड कीजिएगा, इंस्टॉलमेंट मनी पेड करने पर वही एंट्री बनेगा जो पहले बनाए थे ना, वही एंट्री से बनेगा हायर वेंडर अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट दिया, हायर वेंडर अकाउंट दिया टू में क्या लिखेंगे, क्या बना हायर वेंडर अकाउंट दिया टू कैश। फिर याद करो परचेजर में क्या छूट रहा है, डेप्रिसिएशन का एंट्री, प्रॉफिट लॉस का एंट्री, नहीं तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने पर क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करने पर, चार्ज करने पर क्या बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू एसेट्स, याद करो क्या बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। और वर्ष के अंत में अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कहाँ ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। नहीं भाई एक इंच इसका मिटाते हैं तो लिख लीजिएगा, इसमें एक और एंट्री बता दे रहा है परचेजर में, at the end of year amount of depreciation and interest transfer to profit and loss। अब यहाँ पे बात याद रखिएगा, चाहे हाफ ईयरली हो या ईयरली हो, कुछ भी कंडीशन हो, प्रॉफिट लॉस में जो ट्रांसफर करने का जो काम होगा हमेशा ईयरली ही होगा। हम लोग एंट्री बनाएंगे तो इसके लिए तो नुकसान होगा ना, बायर के लिए इंटरेस्ट देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया,
R2 में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट, R2 डिप्रिसिएशन, ये हो गए। तो अब आप लोग क्रेडिट मेथड भी समझ गए और टोटल मेथड भी समझ गए, ये दोनों क्वेश्चंस आ गए। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं कि कभी कभी पूछता है कि वेंडर के बही में आवश्यक खाते कौन सा है और परचेजर के बही में आवश्यक अकाउंट कौन सा है। सीधे कहा क्वेश्चन में कि क्रेता विक्रेता के बही में आवश्यक खाते खोलिए, है ना। चलिए कॉपी किताब निकालिए, नोट कीजिए। पहले कि नेसेसरी अकाउंट इन द हायर परचेजर, देखिए नेसेसरी अकाउंट इन द हायर परचेजर, क्रेता के बही में आवश्यक खाते खोलिए। क्रेता मतलब खरीदने वाला, किसके अकाउंट खोलेगा भाई, पहला अकाउंट परचेजर के बुक में आवश्यक खाते, कौन खाते आप खोलिएगा, पहला खाता का नाम है एसेट्स अकाउंट, लिखिए क्या लिखिएगा, एसेट्स अकाउंट। दूसरा खाता लिखेंगे वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट यानी संपत्ति का खाता और बेचने वाला खाता। तीसरा लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। और चौथा लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब ये चार खाता हम लोग किसके बही में खोलेंगे, परचेजर के बही में यानी कि क्रेता के बही में खोलेंगे, है ना। अच्छा, इन द बुक्स ऑफ वेंडर के बही में क्या खोलेगा, वेंडर के बही में पहला खाता खोलेंगे हायर परचेजर अकाउंट, हायर परचेजर अकाउंट यानी क्रेता का खाता खोलेंगे, किसका खाता खोलेंगे, क्रेता खाता खोलेंगे, हायर परचेजर खाता खोलेंगे। और दूसरा खोलेंगे उसका नाम है इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट यानी ब्याज खाता। ये खाता होता है परचेजर और वेंडर के बही में। आपको नोट कर लेना होगा कि परचेजर के बही में कौन सा, फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं। परचेजर वेंडर में कौन कौन से खाता होते हैं, फटाफट नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो आपको डेप्रिसिएशन में कुछ कुछ खासा प्रॉब्लम हो जाता है कि डेप्रिसिएशन में सर कौन सा डालें, कौन सा मेथड नहीं डालें, क्या करें। तो आइए उसके लिए आपको बताते हैं कि डेप्रिसिएशन में कौन सा खाता कैसे डालें, है ना। हेडिंग बनाइए डेप्रिसिएशन, हेडिंग बनाइए डेप्रिसिएशन का हेडिंग। ये लंबा चैप्टर बोले अगर हम बनाएंगे तो 8 घंटे की वीडियो होगी टोटल। चलिए आज हम कोशिश करेंगे 30-35 मिनट खत्म करें इसको, नेक्स्ट वीडियो फिर 1 घंटे का बनाएंगे, हो जाएगा। हेडिंग बना लीजिए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब ह्रास होता है, जो आप लोग 12th में पढ़े होइएगा। ये डेप्रिसिएशन किसके लिए हानि है, परचेजर के लिए हानि है, और बेचने वाला को इससे कोई मतलब नहीं होता। बेचने वाला तो बेचारा वो आपके इंस्टॉलमेंट का भागीदार है, क्या इंस्टॉलमेंट दो, हमारा किस्त दो, है ना। चलिए डेप्रिसिएशन में देखिएगा क्वेश्चन में आपको फंसाता है, वो देखते हैं। जो मुख्य रूप से क्वेश्चन लिखे होते हैं ना, हम वही बात को लिखेंगे, ज़्यादा डेप्रिसिएशन के मेथड को नहीं लिखेंगे। क्या बेटा, कोई फोन आया और इधर कॉल करो। चलिए फोन आ गया था, इस कारण कुछ देर डिले हो गया। डेप्रिसिएशन में जब हम बात करते हैं तो ह्रास होता है, नहीं ह्रास का जो क्वेश्चन में मेथड सब लिखा होता है वो इस प्रकार से लिखा होता है। नहीं देखिए कौन कौन सा मेथड लिखा होता है। पहले मेथड लिखा रहेगा, आपको मिलेगा, ये देखिएगा कि ऑन कॉस्ट यानी लागत, लागत ऑन कॉस्ट। एक होता है फिक्स्ड यानी स्थिर, स्थिर। एक होता है SLM, SLM का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड यानी सीधी रेखा पद्धति, सीधी रेखा पद्धति, है ना। ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ऑन ओरिजिनल कॉस्ट क्या लिखा रहेगा, मूल लागत पे, मूल लागत पे। इन सब दशाओं में, मतलब इन चारों दशाओं में, मुख्यतः तुम्हारे बुक में यही कंडीशन लिखे होंगे। इन सभी दशाओं में, इन सभी कंडीशनों में ह्रास की राशि, ह्रास की राशि प्रत्येक वर्ष समान हो, समान यानी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एवरी ईयर।
क्या आपका है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड चारों बात लिखा रहा है तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रत्येक साल बराबर हुआ, कम बेसी नहीं होगा चाहे जितने वर्षों के लिए। दूसरा मेथड दिखा रहा था सर WDV या DV। WDV का मतलब होता है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड यानी क्रमागत ह्रास विधि। डिमिनिशिंग वैल्यू का मतलब होता है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड यानी शेष विधि। इस विधि में ह्रास की राशि घटती चली जाती है। इस मेथड में ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन घटती जाएगी, हमेशा कम होते जाएगा, ठीक है ना। ह्रास क्या होगा, हमेशा कम होते चला जाएगा, हमेशा घटते चला जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि मान लीजिए एक मशीनरी है और मशीन का कॉस्ट जो है वो 10,000 रुपये। हाँ, क्वेश्चन है कि मशीन का कॉस्ट जो है कितना है 10,000 रुपये है और डिप्रिसिएशन का जो रेट है वो 10% है और आपके पास 3 वर्ष के लिए डिप्रिसिएशन निकालो, 3 साल के लिए डिप्रिसिएशन निकालो। पहले साल का डिप्रिसिएशन क्या होगा 10,000 गुने 10/100 कट करोगे 1000। सेकेंड ईयर में आ जाओगे 10,000 माइनस 1000 पर क्या 9,000 हो जाएगा। 9,000 इंटू 10/100 कितना हो जाएगा तुम्हारा 900। फिर हो जाएगा 9,000 घटाओ 900 8100 रुपया। 8100 इंटू 10/100 यानी तुम्हारा हो जाएगा 810 रुपये। ये हो जाएगा हमारा WDV मेथड या DV मेथड। और यहीं पे रहता है फिक्स मेथड से, इसमें कोई मेथड दे देगा। कॉस्ट ऑफ एसेट्स किसी चीज का मान एसेट्स 10,000 रुपया है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू 10%। 10% हो गया 10% है डेप्रिसिएशन निकालो। लेकिन क्या करना चाहिए विशेष दिमाग नहीं लगाना आपको, ऐसे करेंगे 10,000 गुने 10/100 जब कट करेंगे 1,000 रुपया हो जाएगा ईच ईयर। ये जितना साल कहेगा उतना साल ह्रास, पहला साल भी 1,000, दूसरा साल भी 1,000, तीसरा साल भी 1,000, यानी प्रत्येक साल क्या हो जाएगा हमारा 1,000 ही ह्रास हो। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पे बात करते हैं। टॉपिक नंबर 2 है टॉपिक नंबर 2 इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आप कैसे निकालेंगे। नहीं ये तो बेसिक अभी तो बाउंड्री बन रहे हैं, सवाल बनाने में थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा देर है, आप आराम से देखते रहें और बनाएंगे। आपकी वीडियो कैसा लगा मैसेज कीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर देंगे। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की गणना कैसे करें। ब्याज की गणना करने में 3-4 चीज़ पर मुख्यतः ध्यान देना चाहिए। स्टेप बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेप ये होगा कि एसेट्स का वैल्यू, एसेट्स का मूल्य क्या रहेगा, रेट भी दे देगा, इंटरेस्ट भी दे देगा, इंटरेस्ट का रेट देगा और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट देगा। ये तीनों चीज आपको दिया रहेगा, इंटरेस्ट निकालिए। बहुत बहुआ वाला काम है ना, नहीं बहुत गुड, शेष आसुरी लग रही तो इंटरेस्ट का रेट सब चीज दे देगा, तब तो इंटरेस्ट निकालना सिंपल है। थोड़ा ऐसे निकालिए, इंटरेस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स, संपत्ति का वैल्यू इंटू कॉस्ट ऑफ एसेट्स इंटू रेट बाई 100। कभी कभी यह इंस्टॉलमेंट की राशि का अगर 6 महीना है, 3 महीना है, वैसे कंडीशन में हम यहाँ पे मंथ बाई 12 करेंगे। अगर यह मंथ सिस्टम में नहीं रहेगा तो मंथ बाई 12 कभी नहीं करेंगे। तो क्या देखिए, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ एसेट्स रेट बटा 100 इंटू मंथ बाई 12।
ध्यान देना है, तो बात को हम लोग नोट कर लेंगे। इंस्टॉलमेंट इक्वल टू कैश प्राइस माइनस प्लस इंटरेस्ट। मैथ का हल्का सा रूल है, या इसको इधर ले आएंगे तो लिख सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट माइनस कैश प्राइस इक्वल टू इंटरेस्ट, या इस बात को लिख सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू कैश प्राइस। ये तरीका हो गया। ये 3 मेथड फटाफट बताइए। पहला कंडीशन का बोलो ना, लिखिए। अब हम लोग इसके आगे बात में गंदा मत प्लीज बताते हैं। अब इसके दूसरे तरीका पे हम देखते हैं कि और इंटरेस्ट निकालने की कैसे तरीका है। पहले यह जो हम बात किया उसको पहले क्लियर कर दें, उसके बाद हम आगे कहाँ घटाएंगे, कहाँ जोड़ेंगे, कैसे करेंगे, इस बात को ध्यान देना है। नहीं, अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, मानिए क्वेश्चन बताते हैं बोर्ड पे, ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई आदमी आपको कह रहा है कि देखो बुआ, मशीन का जो कैश प्राइस है, जो नगद मूल्य है, वो नगद मूल्य तुम्हारे सामने में हम दे रहे हैं 37,250 रुपया। मतलब मशीन का कॉस्ट कुछ लिखता है 37,250 रुपये, ठीक है ना। एक वैल्यू लिख दिया, मान लो ना लागत लिखा ना इनवॉइस लिखा, सीधे वैल्यू लिख दिया कि मशीन का मूल्य है 37,250 रुपये। अब जब तुम सवाल बनाओगे तो किस्त में हम जोड़ के बनाए कि घटा के बनाए, कैसे पता चलेगा। तो आइए, हम जो हमसे जो पैसा ले रहा है वेंडर ना, हम तो परचेजर के वही मेंटी बनाएंगे। तो हमसे जो पैसा लिया जा रहा है जरा हम उस पर गौर करें कैसे कर रहा है। कहता है क्वेश्चन तुमको कि ऑन एग्रीमेंट, समझौता पे तुम हमको 10,000 रुपये दे दो एंड बाई इंस्टॉलमेंट 10,000 का हमको तुम 3 किस्त दे दो। तो देखो 30,000 रुपये दे दिया, कुल तुमसे कितना लिया, हमसे लिया 40,000 रुपये। तो ऐसे कंडीशन समझ जाना, ये इनवॉइस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस है, और ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, यानी ये बीजक मूल्य है और ये लागत मूल्य है। इसमें इंटरेस्ट नहीं जुटी हुई, इसमें इंटरेस्ट जुटी हुई है। क्लियर। जब ये ज्यादा हो जाए इसके अपेक्षा तो इंटरेस्ट घटा के बनाना, अब बराबर होता है इंटरेस्ट जोड़ के बनाना। जैसे एक और क्वेश्चन का लो उदाहरण, या कहता है कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स, या सीधे लिख देगा वैल्यू ऑफ एसेट्स, कॉस्ट नहीं लिखा हुआ, वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 4600 दे दिया। 4600 रुपया संपत्ति का वैल्यू है। और आगे लिखता है ऑन एग्रीमेंट समझौता पे 600 रुपया पेड कर दे, उसका बाकी मेरे कितना हो गया 4,000 रुपया नहीं। और फिर कह रहा है हमसे कि हम आपको 800 रुपये का 5 इंस्टॉलमेंट लेंगे। अब देखो 800 गुने 5 यानी हमसे कितना लिया, वो 4,000 के 4,000 ले लिया। इसका मतलब है कि हमको जो भी ब्याज का अमाउंट होगा वो जोड़ के बनाना चाहिए। क्वेश्चन में जोड़ के बनाना, कैसे बनाना चाहिए जोड़ के, जरा आइए हम उसको सीखते हैं। पहले दूसरा जो बताया 46 वाला उसको बताते हैं। हाँ बेटा बोलिए। ऐसे 3 लकीर खींचेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम कैश प्राइस, यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट, और यहाँ पे लिखेंगे इंस्टॉलमेंट। ये 3 चीज है। तो कैश प्राइस जैसे मैंने सेकेंड पेज बोला कि 46 रुपया कैश प्राइस है, 600 रुपया हम उसको डाउन पेमेंट की, उसका बाकी मैंने कितना हो गया बाबू 4,000 रुपये बाकी हो गए। और मान लेते हैं कि इंटरेस्ट का रेट 5%। तो यहाँ पे 4,000 का 5%, ये 5% कहाँ से आता है हम लोग मान लेते हैं, 200 रुपया हुआ ना। तो यहाँ पर लिखोगे ऐसे 800 कैश प्राइस, 200 रुपये इंटरेस्ट। अभी अभी लिखो, देखो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, पन्ना पर खोज लो, क्या मिला इंस्टॉलमेंट ना। तो यहाँ पर 1000 हमेशा क्या हो जाएगा इंस्टॉलमेंट। याद रखना हमेशा कैश प्राइस है, कैश प्राइस ही घटेगा, कभी भी इंस्टॉलमेंट प्राइस नहीं घटेगा। तो यहाँ पर क्या घटाओगे 800
घटा दी, कितना हो गया यहाँ पे 3200 रुपये। फिर यहाँ 3200 का निकालेंगे 5/100, 5 दूना 160 रुपये, यानी कि 800 160 यानी कि 960। फिर यहाँ हो जाएगा कैश प्राइस, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर क्या घटाओगे 800 रुपये, 2400। फिर यहाँ 2400 का 5% निकालेंगे, यानी यह क्रिया कितने बार करोगे 5 बार करोगे, नहीं? अब समझ में आई बात, ठीक है? मगर उसी क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ बराबर हो गया था, वही में पहला क्वेश्चन होता है, जो आप पहले क्वेश्चन बताए हैं वो कैसे बनाते, तो उसको देख लीजिए, सब सीख लीजिएगा, ठीक रहेगा। सारे मेथड्स को सीख लेना चाहिए आपको। आ जाओ, पहले मेथड में हम जैसे बताए थे कि मशीन या कॉस्ट था तुम्हारा कितना 37,250 रुपये, 10,000 रुपया यहाँ पे एग्रीमेंट दिया, 27,250 हो नहीं, और वो क्या कहा था 10,000 का हम किस्त लेंगे, नहीं? कितना किस्त लेगा हमसे 10,000 का किस्त लेगा। तो वहाँ पे याद हुआ कि आप जो जोड़े थे तो आपको याद आ गया था ना, तो यहाँ पर किस पर आप इंटरेस्ट निकालिए 27,250। अच्छा, ऐसा सोच में है कि 10,000 क्यों घटा दिए, तो जो हम एग्रीमेंट पर सामान खरीदते समय दे दिए उस पर ब्याज हमको नहीं देना पड़ता है, बल्कि उस पर हमको छूट चाहिए, तो वहाँ पे हम घटा देंगे और इसका निकालेंगे। चलो उसका हम 5% मान लेते हैं ना, इसका भी रेट 5% मान लेते हैं, तो मुझे 5/100 कट करोगे 1362 रुपया 50 पैसा जाएगा इंटरेस्ट, 1362 क्या जाएगा 50 पैसा। तो किस्त कितना माने हैं, किस्त माने इंस्टॉलमेंट माने 10,000। अब यहाँ पर देखो 10,000 इंस्टॉलमेंट है किसका, अब इसे हम घटाने जा रहे हैं। अब तुम्हारे मन में ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा पहले घटाने दो, 1362 रुपया 50 में घटा दो, कितना घटा हो जाएगा 50,000। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 11, 8637 रुपये 50 पैसा, नहीं? यह क्या हो गया, ये हो गया इंटरेस्ट, ये मेरा कैश प्राइस। अब तुम्हारे मन में आएगा कि गुरु जी इसमें तो घटा दिए, आप पहले वाले में जोड़ दिए थे, जरा समझे नहीं। तो क्या सीखे इससे कि जब हमारे इंस्टॉलमेंट का जोड़ हमारे प्राइस यानी वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है तो आप लोग घटा देते हैं, और जब बराबर आएगा तो हम लोग नहीं घटाएंगे, नहीं जोड़ देंगे उसको, ठीक है? उसके बाद आगे क्या करोगे, आगे फिर इसका इंटरेस्ट घटाएंगे 8637 रुपया, 8637 रुपया 50 घटा दिए, कैसा घटा जाएगा 1800 1612 रुपये 50,000। और यहाँ पे घटा इसका 18,612 रुपये 50 पैसा गुने 5/100 बैठिए 930 रुपया 63 पैसा। फिर घटाएंगे 10,000 से 930 रुपया 63 पैसा, घटा के तुमको आ जाएगा 9,969 रुपया 37 पैसा, है ना? तो ये वाला कैश प्राइस होगा, ये इंस्टॉलमेंट है और ये इंटरेस्ट है। तो हमेशा क्या बोले कैश प्राइस से कैश घटेगा, तो यहाँ पर घटाओ 9,969.37 घटा देंगे 9543 रुपया 13 पैसा, नहीं? तो अब जब यह जो प्राइस लास्ट वाला प्राइस अगर तुम्हारा इंस्टॉलमेंट प्राइस से कम हो जाए तो हम लोग रेट का यूज कभी नहीं करेंगे, 10,000 में से घटा देंगे 4543 रुपये पर। ये भी याद रखना है कि जब हमारा कैश प्राइस से इंस्टॉलमेंट प्राइस से कैसे बहुत कम हो जाए तो रेट का यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो 2 तरीका बता दिए, आइए हम तीसरा तरीका पर फिर हम बात करते हैं। और थर्ड तरीका पर क्या करता है ये उतार लीजिए, लास्ट में कभी भी रेट का यूज हम लोग नहीं करेंगे, जब ज़्यादा हो जाएगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है? एक मेथड होता है हमारा, जिसका नाम है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड का मतलब है कि उसका मूल्य देना। तो एन्युटी मेथड में बेटा देखो सारे मेथड को पहले क्लियर करना होगा भाई, मेरे ऐसे नहीं होने वाला है। अब मेरा ड्यूज रहा एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड है ना, एन्युटी मेथड में याद रखना है कि पहले हम क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट प्राइस दिया रहेगा, इंस्टॉलमेंट प्राइस दिया होगा, इंस्टॉलमेंट प्राइस के बाद उसमें हमारा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट रहेगा, इंस्टॉलमेंट, और 1 रुपये का वर्तमान मूल्य होगा। ये 3 चीज दिया जाता है, जिसको हम एन्युटी के नाम से जानते हैं। 1 रुपये का वर्तमान मूल्य का मतलब है कि जितना उसका कॉस्ट होता है, मतलब कोई कहेगा ना कि हमारे समय में 2 रुपये दूध था, अभी 42 रुपये खरीदे, मतलब उस वक्त का 2 रुपये अभी के 42 रुपये के बराबर है, नहीं?
तो यहाँ पर जैसे कि मान लो कि इनवॉइस प्राइस दिया हमारा कितना 25,500, ठीक है, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कहता है वो 3 है, तो एक इंस्टॉलमेंट कितने का हो 8500 का हो, भाग दे दिए। अब इसका कैश प्राइस निकालो, कैश प्राइस पर आप कॉपी निकालो और लिख लो कैश प्राइस इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इनटू एन्युटी वैल्यू। तो जो 8500 रुपया में जो एन्युटी वैल्यू होगा, वर्तमान मूल्य होगा, किताब में दिया रहेगा 1.23476 2.3476, उससे जितना दिया है 2.7532 जो यहाँ से गुना करेंगे, हमेशा गुना करेंगे तो ये इससे कम आएगा, वो आपका कैश प्राइस हो जाएगा, ठीक ना। तो चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम आज इतना ही पर छोड़ते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द आपको कैसा लगा बताएंगे और आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।